नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट का वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो की जो शुरुआत है हम हमारे लास्ट वीडियो को जहाँ पर अपन ने छोड़ा था उसी से आगे शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो देखिए, हमारा जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आदर्श व्यवहार से विचलन। आदर्श व्यवहार से विचलन। तो आदर्श व्यवहार से विचलन वाले टॉपिक में अपन ने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें पहला तो पढ़ा था अपन ने बॉयल नियम से विचलन। बॉयल नियम से विचलन। इसके बाद में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, इसमें ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। तीसरा पढ़ लिया था अपन ने चार्ल्स या गैलुसैक के नियम से विचलन। गैलुसैक के नियम से विचलन। और इसी में जो नेक्स्ट जो अपना नियम है फोर्थ नियम है अपना, वो है आओगाद्रो नियम से विचलन। आओगाद्रो नियम से विचलन। तो ऊपर की जो अपन ने ये 3 टॉपिक हैं इनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। फोर्थ जो टॉपिक है वो है अपना आओगाद्रो नियम से विचलन। यानी आओगाद्रो नियम से जो गैसें होती है वो किस प्रकार से विचलन दर्शाती है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो, आओगाद्रो जो नियम है ये सामान्यतः बताता है कि इस नियम के अनुसार 1 मोल जो गैस होती है, 1 मोल गैस का आयतन जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 atm दाब पर। आओगाद्रो नियम के अनुसार 1 मोल गैस का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 atm दाब पर 22.415 लीटर होता है। 22.415 लीटर होता है। यानी 1 मोल गैस का जो आयतन है वो आओगाद्रो नियम के अनुसार 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 atm दाब पर कितना होता है? 22.414 लीटर होता है। तो ये जो आयतन का जो मान है ये सामान्यतः निम्न दाब पर संभव है। निम्न दाब पर क्या होता है? संभव है। क्योंकि यदि अपन दाब का मान बढ़ाते हैं, दाब का मान बढ़ाते हैं तो दाब का मान बढ़ाने पर आयतन का ये जो मान है ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आयतन का मान क्या हो जाता है? कम होता है। और आयतन का मान कम होने के कारण सरलता से द्रवित होने वाली जो गैसें होती हैं, सरलता से द्रवित होने वाली जो गैसें हैं वो आओगाद्रो नियम से या फिर आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। यानी जो गैसें दाब बढ़ाने पर उनका आयतन कम हो जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका आयतन कम हो जाता है, तो वो गैसें जो होती हैं दाब को बढ़ाने पर आसानी से द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती हैं। और द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाने के कारण अपन ये कह सकते हैं कि वो जो गैसें होती हैं वो आओगाद्रो नियम से विचलन
दर्शाती हैं और अवोगाद्रो यानी आदर्श व्यवहार से वो विचलित हो जाती हैं। तो इसमें केवल आप लोगों को ये इतना सा फैक्ट याद रखना है कि इस नियम के अनुसार एक मोल गैस का जो आयतन होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 atm दाब पर कितना होता है 22.414 लीटर होता है। आयतन का ये जो मान है ये सामान्यतः निम्न दाब पर संभव है, निम्न दाब पर संभव है, क्योंकि यदि अपन दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर आयतन का ये मान क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। पर कम होने के कारण अपन ये कह सकते हैं कि सरलता से द्रवित होने वाली जो गैसें हैं, सरलता से द्रवित होने वाली जो गैसें अर्थात उच्च क्वथनांक वाली जो गैसें होती हैं वे आसानी से द्रवित हो जाती हैं और आसानी से द्रवित होने के कारण वे आदर्श व्यवहार से ज्यादा विचलन दर्शाती हैं। तो इस टॉपिक में केवल आप लोगों को ये इतना सा तथ्य याद रखना है जिसको आप लोग नोट कर सकते हो। अवोगाद्रो नियम से विचलन, अवोगाद्रो नियम से विचलन। देखो इस नियम के अनुसार एक मोल गैस का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 atm दाब पर 22.415 लीटर होता है। जो कि निम्न दाब पर संभव है, जो कि निम्न दाब पर संभव है, क्योंकि जब दाब बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब दाब बढ़ाया जाता है तब गैस का आयतन कम हो जाता है, गैस का आयतन कम हो जाता है, जिससे सरलता से द्रवित होने वाली गैसें या उच्च क्वथनांक वाली गैसें, सरलता से द्रवित होने वाली गैसें
आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। इस टॉपिक में बस आप लोगों को ये 4 लाइनें जो हैं वो याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण। यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी उपस्थिति के कारण गैस जो होती है वो आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण। यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी उपस्थिति के कारण गैस जो होती है वो अपने आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। देखिए टॉपिक है आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण। यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे कि कोई गैस आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। देखिए सामान्यतः अपन ये जानते हैं कि गैसों का जो अणुगति जो सिद्धांत है, गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है वो मुख्य तौर पे आदर्श गैसों के लिए दिया गया है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत के द्वारा हम केवल आदर्श गैसों के व्यवहार की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन गैसों के अणुगति सिद्धांत के द्वारा हम वास्तविक गैसों के गुणों की या वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन ये है कि गैसों के जो अणुगति सिद्धांत की जो 7 अभिग्रहितियां दी गई थी, उन 7 अभिग्रहितियों में से 2 अभिग्रहितियां त्रुटिपूर्ण होती हैं। 2 अभिग्रहितियां त्रुटिपूर्ण होती हैं, जिनमें फर्स्ट जो अभिग्रहिति है वो अपन ये मानते हैं कि गैस के अणुओं का जो आयतन होता है, गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो सामान्यतः गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। नगण्य होता है तो उससे क्या तात्पर्य लिया जाता है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये कोई पात्र है और इस पात्र में कोई गैस भरी हुई है, इस पात्र में कोई गैस भरी हुई है, तो गैस का जो संपूर्ण आयतन है वो तो इस पूरे पात्र का आयतन होगा, इस पूरे पात्र का आयतन होगा, क्योंकि गैस का संपूर्ण आयतन से तात्पर्य अपन ये लेते हैं कि गैस का संपूर्ण आयतन वह आयतन होता है जिसमें गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकते हैं। लेकिन गैस के अणुओं का जो आयतन है वो सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि गैस के अणुओं का आयतन हमारे पास ये इतना भाग है, तो गैस के अणुओं का जो आयतन है वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य मानते हैं। ये नगण्य केवल
ताप व दाब की जो सामान्य स्थिति होती है, ताप व दाब की जो सामान्य स्थिति से तात्पर्य 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व 1 atm दाब। इस स्थिति पर गैस के जो अणु का ये जो आयतन है, ये गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में 0.014% ही माना जाता है। अब यदि गैस के अणु का आयतन गैस के संपूर्ण आयतन का 0.014% है, यानी इतना कम है, इतना सा है, तो अपन इस आयतन को गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। यानी ये हमारे पास गैस के अणुओं का आयतन है जो गैस के संपूर्ण आयतन की सापेक्ष नगण्य माना जा सकता है। लेकिन यदि अब अपन यहाँ पर दाब बढ़ा देते हैं, दाब में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, तो दाब में वृद्धि करने पर गैस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और एक दूसरे के नजदीक आने के कारण गैस का संपूर्ण आयतन कम होता है, लेकिन गैस के अणुओं का आयतन तो वही रहता है जो पहले था। तो गैस का संपूर्ण आयतन यदि कम हो जाता है तो उस कम आयतन की तुलना में अब गैस के जो अणुओं का जो ये आयतन है ये बढ़कर हो जाता है 1.4% हो जाता है। अब इस आयतन को हम नगण्य नहीं मान सकते, अब हम इस आयतन को नगण्य नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। अब इस आयतन को अपन नगण्य नहीं मान सकते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो गैस होती है वो दाब बढ़ाने पर आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है, दाब बढ़ाने पर आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। अतः उपरोक्त जो अभिग्रहिति है हमारी, उपरोक्त अभिग्रहिति से तात्पर्य अभिग्रहिति थी हमारी कि गैसों का गैसों के अणुओं का जो आयतन होता है गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो ये जो अभिग्रहिति है सामान्यतः निम्न ताप व उच्च दाब पर सही प्रतीत नहीं होती है, और गैस निम्न ताप व उच्च दाब पर आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। तो ये जो अभिग्रहिति है हमारी इस रूप में त्रुटिपूर्ण साबित होती है। दोबारा सुनिए, देखो गैसों के अनुगति सिद्धांत की जो अभिग्रहिति है वो ये है कि गैस का संपूर्ण जो आयतन होता है वो गैस के अणुओं का जो आयतन है वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है। तो ये जो अभिग्रहिति है ताप व दाब की सामान्य स्थिति से तात्पर्य 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व 1 atm दाब। इस टेम्परेचर और इस दाब पर गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में 0.014% माना जाता है। यदि हम इतना आयतन मानते हैं गैस के अणुओं का तो इस आयतन को अपने संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। उसके बाद में यदि हम दाब में वृद्धि करते हैं तो दाब में वृद्धि करने पर स्वाभाविक है कि गैस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं। एक दूसरे के नजदीक आने के कारण गैस का संपूर्ण जो आयतन होता है वो कम हो जाता है। गैस का संपूर्ण आयतन जब कम होगा तो उसकी तुलना में गैस के अणुओं के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी गैस के अणुओं का आयतन तो वही रहेगा जो पहले था, लेकिन संपूर्ण आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन जो है अब 1.4% रह जाता है। तो अब 1.4% को अपन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते। तो उसका रीजन ये माना जाता है कि जो उपरोक्त जो अभिग्रहिति है वो निम्न ताप और उच्च दाब पर सही प्रतीत
नहीं होती है और गैस निम्न ताप व उच्च दाब पर आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। तो ये हमारी फर्स्ट जो अभिक्रिया है उससे संबंधित प्रमाण है। उसके बाद जो सेकंड जो अभिक्रिया है वो सेकंड अभिक्रिया ये कहती है कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है। गैस के अणुओं के मध्य गैस के अणुओं के मध्य गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है। गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है। तो ये जो अभिग्रहित है ये मुख्यतः कम ताप तथा उच्च दाब पर सही प्रतीत नहीं होती है। कम ताप व उच्च दाब पर सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि यदि अपन गैस के अणुओं के ऊपर दाब लगाते हैं तो दाब लगाने पर गैस के अणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं। गैस के अणु एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उन अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है। अब अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ेगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो गैस है वो दाब लगाने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का जो कारण होता है वो ये माना जाता है कि गैस के अणुओं के मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। तो यहाँ पर अपन इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर दो प्रमाण दे सकते हैं। तो पहला तो हो जाएगा हमारा गैस का द्रवीकरण, क्योंकि गैस का जो द्रवीकरण है ये मुख्यतः तभी संभव है जब गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित यदि है तब ही उस गैस को हम दाब लगाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है जूल थॉम्सन प्रभाव। जूल थॉम्सन प्रभाव, जूल थॉम्सन प्रभाव या फिर कहेंगे इसे हम शीतलन प्रभाव। इससे तात्पर्य यह है कि इस प्रभाव के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब पर निर्वात में प्रसारित किया जाता है, जब किसी गैस को उच्च दाब पर निर्वात में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के ताप में कमी हो जाती है। उस गैस के ताप में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ताप में होने वाली जो कमी है उसे हम शीतलन प्रभाव कहते हैं। ताप में होने वाली कमी शीतलन प्रभाव कहलाती है। शीतलन प्रभाव कहलाती है, जिसे हम जूल थॉम्सन प्रभाव भी कहते हैं। दोबारा सुनिए, जब किसी गैस को उच्च दाब पर निर्वात में प्रसारित किया जाता है, उच्च दाब पर निर्वात में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के ताप में कमी हो जाती है। ताप में होने वाली जो कमी है वो सामान्यतः शीतलन प्रभाव या जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाती है। ये जो प्रभाव है सामान्यतः हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे गैस सिलेंडर में हमारे जो रसोई घर में जो गैस सिलेंडर लगा हुआ रहता है उस गैस सिलेंडर के द्वारा इस प्रभाव को महसूस किया जा सकता है कि जैसे ही अपन गैस सिलेंडर की पिन के ऊपर उंगली से किसी पिन से दाब लगाते हैं, दाब लगाने पर उसके अंदर से तेजी से जो गैस बाहर निकलती है वो गैस जैसे ही हमारे शरीर की स्किन की टच में आती है तो हमें ठंडेपन का
एहसास दिलाती है। वो जो ठंडापन है वही शीतलन प्रभाव या द्युत थॉम्सन प्रभाव माना जाता है। अब देखिए ये जो गैस का जो शीतलन है ये मुख्यतः अंतराआण्विक आकर्षण बल के कारण ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जब किसी गैस को अपन प्रसारित करते हैं तो गैस के अणु जब प्रसारित होते हैं तो उन्हें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और आकर्षण बल के विरुद्ध जब वो कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए उन्हें सामान्यतः किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उनको कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ये ऊर्जा उनको कहां से मिलेगी, तो ये जो ऊर्जा होती है वो गैस के अणुओं की जो गति करते हैं, गैस के अणु, गैस के अणुओं की गति के कारण, गैस के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा से ये एनर्जी मिलेगी। जब गैस के अणु की गति के कारण गतिज ऊर्जा से ये एनर्जी मिलेगी तो स्वाभाविक है कि गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। अब गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है तो अपन गैसों के अनुगति सिद्धांत की अभिग्रहित में पढ़ चुके हैं कि गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा जो होती है वो परम ताप के समानुपाती होती है, यानी 1/2 mc² समानुपाती T ये होती है। जब गैसों के अणु की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो फिर ताप के मान में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ताप के मान में यदि कमी हो जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा या फिर द्युत थॉम्सन प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है ये सामान्यतः गैस के अणुओं के मध्य अंतराआण्विक आकर्षण बल के कारण ही संभव होता है, क्योंकि उच्च दाब पर और निम्न ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर गैस के अणुओं का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और द्युत थॉम्सन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक है कि आदर्श व्यवहार से विचलन के दो कारण होते हैं जिनको अपन ने यहाँ पर समझा है। एक बार मैं पुनः इनको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। देखो पहला कारण तो हमारा ये था कि गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। नगण्य जो माना जाता है ये सामान्यतः ताप व दाब की सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति से तात्पर्य 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व 1 atm दाब पर, ये ताप व दाब की सामान्य स्थिति होती है। इन स्थितियों पर गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में 0.014% माना जाता है, इसलिए 0.014% को हम नगण्य मान सकते हैं। लेकिन जब हम दाब में वृद्धि करते हैं तो दाब में वृद्धि करने पर गैस के अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। निकट आने के कारण गैस का संपूर्ण जो आयतन होता है वो कम हो जाता है, लेकिन गैस के अणुओं का आयतन तो वही रहता है जो पहले था। लेकिन गैस के जो अणुओं का जो आयतन है वो दाब बढ़ाने पर गैस के संपूर्ण आयतन का 1.4% रहता है। अब उस स्थिति में अपन गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते, अर्थात गैस जो होती है वो निम्न ताप व उच्च दाब पर आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। इसलिए उपरोक्त जो अभिग्रहित है ये निम्न ताप व उच्च दाब पर सही प्रतीत नहीं होती है। दूसरी जो अभिग्रहित है हमारे पास वो थी गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है। तो गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है तो उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि ये जो अभिग्रहित है ये सामान्यतः निम्न ताप व उच्च दाब पर सही प्रतीत नहीं होती है। निम्न ताप व उच्च दाब पर सही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि
यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो गैस के अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, और गैस के अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तो उनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है, और अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है तो फिर गैस का द्रवीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर इस तथ्य को यानी इस अभिग्रहित को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर दो प्रमाण दिए जाते हैं। पहला प्रमाण है गैसों का द्रवीकरण। गैसों का जो द्रवीकरण होता है वो सामान्यतः तभी संभव है जब गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है, क्योंकि यदि गैसों के अणुओं के मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित नहीं होगा तो हम उस गैस को द्रवित नहीं कर सकते। और गैस को द्रवित करने के लिए हमें सामान्यतः पता है कि दाब की आवश्यकता होती है, तो दाब बढ़ाने पर गैस के अणुओं के मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है, और अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है तो गैस के अणु एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और गैस आसानी से द्रवित हो जाती है। उसके बाद में जो सेकंड जो प्रमाण है वो है हमारे पास ह्यूग थॉम्सन प्रभाव या शीतलन प्रभाव। ह्यूग थॉम्सन प्रभाव या शीतलन प्रभाव से आप ये समझते हैं कि जब किसी गैस को हम उच्च दाब से, जब किसी गैस को उच्च दाब से निर्वात में प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। गैस के ताप में होने वाली कमी शीतलन प्रभाव या ह्यूग थॉम्सन प्रभाव कहलाती है। गैस के ताप में होने वाली जो कमी है मुख्यतः गैस के अणुओं के मध्य उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण संभव होती है, क्योंकि जब किसी गैस को अपन उच्च दाब पर निर्वात में प्रसारित करते हैं तो गैस के अणुओं को अंतरा आणविक आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। उस कार्य के लिए हमें सामान्यतः आवश्यकता होगी किसकी? ऊर्जा की। अब ये ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी? ये ऊर्जा हमें मिलती है सामान्यतः गैस के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा से। तो गतिज ऊर्जा का कुछ भाग आकर्षण बल को तोड़ने में काम में आ जाता है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कम हो गई तो 1/2 mc² समानुपाती t गैसों के अनुगति सिद्धांत की अभिग्रहित होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन ये देखते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान यदि कम हो जाता है तो ताप का मान कम हो जाता है। ताप का मान कम होना ही क्या कहलाता है? शीतलन प्रभाव कहलाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि गैस के अणुओं के मध्य उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षण जो बल होता है इसकी उपस्थिति के कारण गैसें जो होती है वो निम्न ताप व उच्च दाब पर आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। अब इस तथ्य को यानी इन दोनों अभिग्रहितियों को यदि अपन वास्तविक गैस के व्यवहार को ज्ञात करने में प्रयुक्त करते हैं तो देखो यहाँ पर जो अपन समीकरण पढ़ते हैं आदर्श गैस समीकरण पढ़ते हैं अपन PV बराबर nRT, यानी ये जो समीकरण है ये मुख्यतः आदर्श गैसों के लिए सामान्य होती है, लेकिन इस समीकरण को अपन वास्तविक गैसों के लिए सही नहीं मानते। तो वास्तविक गैसों के लिए इस समीकरण का उपयोग करने के लिए इस समीकरण में कुछ संशोधन करना पड़ता है, और संशोधन एक तो इसमें दाब में संशोधन होता है और एक आयतन में संशोधन होता है। ये दाब और आयतन संशोधन करने का जो कार्य है ये मुख्यतः वान डेर वाल नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया था? वान डेर वाल नामक वैज्ञानिक ने किया, और संशोधन करके जो नई समीकरण बनाई थी उस नई समीकरण को इसी के सम्मान में नाम दिया गया वान डेर वाल समीकरण। वान डेर वाल समीकरण उसे नाम दिया गया। तो यहाँ पर जो वान डेर वाल जो समीकरण है उसके बारे में हम नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी उस क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोगों को ये पूरा टॉपिक याद रखना है और जो बोला है उसे नोट भी करना है और उसे समझना भी है। बाकी हम जो मैटर है वो हमारा अगली क्लास में हम और बताएंगे आप लोगों को विस्तार से। जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू होगी तब हम इसे नोट कराएंगे, तब तक आप लोग इसे याद रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।